नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस लाइव क्लास में, जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर। बच्चों इससे पहले 2 क्लास में जनवरी फरवरी 2020 करंट अफेयर की आपको दे चुका था। आज की जो हमारी क्लास है वो तीसरी क्लास है, जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन जो जनवरी और फरवरी महीने 2020 से हमारे बनते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन एचएसएससी और एचपीएससी की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, इसलिए सीरियस होकर बच्चों आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। इन क्वेश्चंस को आप हल्के में नहीं लेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद भी करूंगा जिन्होंने बहुत सारा प्यार पिछली वीडियो को दिया, और उम्मीद करता हूं कि ठीक इसी तरीके से आप अपने प्यार साथ को बरकरार रखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जहां बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की पदक तालिका में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं फास्टली कमेंट करके मेरे को आंसर देंगे। यदि आपको पता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का जो आयोजन हुआ था और उसकी जो पदक तालिका आई थी, उस पदक तालिका में हरियाणा कौन से स्थान पे रहा था, तो जो भी स्टूडेंट जानता है फास्टली आप कमेंट करेंगे। चलो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, यदि आपको नहीं पता है तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का जो आयोजन है बच्चों, वो 10 जनवरी से शुरू हुआ था और 22 जनवरी तक ये खेल खेले गए थे आसाम के गुवाहाटी शहर में। ध्यान रखेंगे। और आसाम के गुवाहाटी शहर के अंदर 10 से 22 जनवरी 2020 के बीच खेले गए इन गेम्स की जो पदक तालिका सामने आई, उस पदक तालिका में बच्चों हरियाणा का जो स्थान रहा था वो दूसरा रहा था। कौन सा रहा था? दूसरा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा बच्चों सेकंड रैंक पे रहा था पदक तालिका में अपना हरियाणा। ठीक है। अब बच्चों हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन से गेम्स हैं, कौन कौन इनके अंदर भाग ले सकते हैं, ये कौन सा संस्करण था, सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा के चल रहा हूं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। बच्चों ये जो गेम्स हैं, इन गेम्स के अंदर जो भाग ले सकते हैं वो अंडर 17 स्कूली स्तर के बच्चे भाग ले सकते हैं, स्कूली स्तर के बच्चे भाग ले सकते हैं, और बच्चों अंडर 21 ये कॉलेज स्तर के बच्चे भाग ले सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर कौन कौन से बच्चे भाग ले सकते हैं। अंडर 17 स्कूली स्तर बच्चे भाग ले सकते हैं और अंडर 21 कॉलेज स्तर के बच्चे इन गेम्स के अंदर भाग ले सकते हैं। ये जो गेम है बच्चों, इनकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी 2018 से, शुरुआत हुई थी 2018 से, और सबसे पहला जो आयोजन किया गया था इन गेम्स का वो किया गया था बच्चों दिल्ली में। कहा? दिल्ली में। दिल्ली के अंदर जो ये आयोजन हुआ था, इन गेम्स का पहला आयोजन था, और इस पहले आयोजन के अंदर पदक तालिका में जो पहले स्थान पे रहा था बच्चों, वो हमारा हरियाणा रहा था, और सेकंड स्थान पे जो पदक तालिका में रहा था वो बच्चों महाराष्ट्र रहा था। कौन रहा था? महाराष्ट्र। ये भी आपको ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले आयोजन पर हुई पदक तालिका में हरियाणा कौन से स्थान पे रहा था? पहले स्थान पे रहा था। तो बच्चों 2019 में इसका दूसरा आयोजन हुआ, 2019 में दूसरा आयोजन हुआ। और यदि मैं आपसे पूछूं कि इन गेम्स का दूसरा आयोजन कहां हुआ था 2019 में, तो आप बोलेंगे सर वो हुआ था पुणे के अंदर। और पुणे कहां है? महाराष्ट्र राज्य का शहर है पुणे, जहां बच्चों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा आयोजन किया गया था। और जो ये दूसरा आयोजन था पुणे महाराष्ट्र में, इन गेम्स की जो पदक तालिका थी, इस पदक तालिका में पहले स्थान पे रहा था बच्चों मेजबान राज्य। मेजबान वो होता है जो आयोजन करवाता है, ध्यान रखेंगे। तो मेजबान राज्य महाराष्ट्र ही दूसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में पहले स्थान पे रहा था, और जो दूसरे स्थान पे था बच्चों वो था अपना हंसता खेलता हरियाणा। कौन था? हरियाणा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2020 में बच्चों इन गेम्स का कौन सा आयोजन हुआ? तीसरा आयोजन हुआ, तीसरा आयोजन। और तीसरे आयोजन के बारे में आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। जो ये तीसरा आयोजन है बच्चों, ये हुआ 10 से 22 जनवरी के बीच, 10 से 22 जनवरी 2020
20 के बीच इसका आयोजन हुआ और इसकी पदक तालिका में बच्चों पहले स्थान पे जो रहा वो रहा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र ने बच्चों कुल पदक जीते 256 और बच्चों सेकंड स्थान पे जो रहा वो रहा हमारा हरियाणा और हरियाणा ने जो कुल पदक जीते बच्चों वो थे 200। ध्यान रखेंगे तो 200 पदकों के साथ हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में बच्चों दूसरे स्थान पे रहा था और तीसरे स्थान पे रही थी दिल्ली। कौन थी? दिल्ली। इस गेम्स के अंदर जो भाग लिया था बच्चों, इस गेम के अंदर भाग लिया था 28 राज्यों ने और 28 राज्य के साथ साथ 9 केंद्र शासित प्रदेशों ने। कितने केंद्र शासित प्रदेशों ने? 9 केंद्र शासित प्रदेशों ने। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश बोला जा रहा है कि 8 कर दिए गए हैं, लेकिन जब बच्चों इन गेमों का आयोजन हुआ है तब वहां 9 केंद्र शासित प्रदेशों ने ही भागीदारी की है। इसका मतलब घोषणा हुई है, अभी तक 9वां केंद्र शासित प्रदेश जो था वो हटाया अभी तक नहीं गया है। ध्यान रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा अच्छे तरीके से कवर हो चुका है, सारी की सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं इन गेम्स के बारे में। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको सारी की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो जो भी स्टूडेंट इसका एक बार स्नैपशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से स्नैपशॉट लेंगे, फिर हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो जल्दी कीजिएगा बच्चों। चलो, उम्मीद करता हूं आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से आप पढ़ेंगे। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब से इसकी घोषणा हुई है कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन पहले घोषणा हुई थी बच्चों जनवरी 2020 के अंदर इसका उद्घाटन कर दिया गया है और यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रदेश के प्रथम मत्स्य महाविद्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया। बच्चों जब इसकी घोषणा की गई थी तो घोषणा के बाद ही कई एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रदेश के कौन से शहर में मत्स्य महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। लेकिन अब बच्चों इसका उद्घाटन कर दिया गया है और इसका जो उद्घाटन किया गया है बच्चों वो किया गया है हिसार में। कहाँ किया गया है? हिसार। तो हिसार के CCSHAU में बच्चों इसे स्थापित किया गया है। CCSHAU आप सभी जानते हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी और 1970 में ही धान के ऊपर रिसर्च कार्य इस यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिया था। इस यूनिवर्सिटी के जो पहले वीसी थे बच्चों वो थे AL फ्लेचर जो केरल राज्य से संबंध रखते थे। वर्तमान में इसके वीसी हैं KP सिंह। तो ये जो यूनिवर्सिटी है इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है चौधरी चरण सिंह के नाम पे, जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ध्यान रखेंगे। तो इसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर हिसार में ये मत्स्य महाविद्यालय का उद्घाटन कर दिया गया है और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसका जो उद्घाटन किया गया है वो JP दलाल द्वारा। JP दलाल कौन है? आप सभी जानते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं बच्चों, कृषि व पशुपालन मंत्री हैं। कृषि व पशुपालन, डेयरी मंत्री भी हैं बच्चों। और ये जो है ये लोहारू विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। लोहारू से विधायक भी हैं। लोहारू आप सभी जानते हैं 90 विधानसभा क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है और वहीं से हैं JP दलाल, जिनके द्वारा हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रदेश के पहले मत्स्य महाविद्यालय का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। यहां से मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूंगा बच्चों। जो प्रदेश का मत्स्य डिपार्टमेंट है, मत्स्य विभाग है, यदि मैं आपसे पूछूं वर्तमान में मत्स्य विभाग के निदेशक कौन है, ये भी क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। वर्तमान में प्रदेश के मत्स्य विभाग के निदेशक, मत्स्य विभाग के निदेशक वो है बच्चों प्रेम सिंह मलिक। कौन है? प्रेम सिंह मलिक हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है।
तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है, बिल्कुल डीपली चीजें पढ़नी है बच्चों। और सबसे पहले जो मैंने लाइन लिख रखी है इसके ऊपर जरूर ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में स्टंट नहीं, सिर्फ कंटेंट काम आता है बच्चों, ध्यान रखेंगे। कर्तव्य कभी भी काम में नहीं आएंगे, आपके जो काम में आएगा वो कंटेंट आएगा, यदि आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं बच्चों की यूट्यूब के ऊपर जो स्टडी से रिलेटेड मटेरियल है उसमें भी लोग कलाबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों कलाबाजी के साथ साथ आपको कंटेंट के ऊपर भी फोकस करना है, ध्यान रखेंगे ना। तो यूट्यूब के ऊपर जो बच्चे पढ़ते हैं मैं जानता हूं कि वो कर्तव्य ज्यादा चाहते हैं, कंटेंट कम चाहते हैं। लेकिन बच्चों एग्जाम के अंदर जब आप बैठोगे उस समय आपको माइंड में जरूर आएगा कि जो हमने कर्तव्य देखा वो हमारे कोई काम का नहीं था, हमारे काम का तो सिर्फ कंटेंट है। और उसी कंटेंट की बदौलत बच्चों हम अपने सपनों को भी साकार कर सकते हैं, जिसके लिए आप लगे हुए हैं, जॉब प्राप्त करने के लिए इतना पैसा आप लगा रहे हैं, साथ के साथ इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत सारी आप किताबें पढ़ चुके हैं। लेकिन बच्चों आपको फिर मैं बोलता हूं कि इस लाइन के ऊपर अच्छे तरीके से आप फोकस करेंगे कि एग्जाम में कोई स्टंट काम नहीं आता है बच्चों, सिर्फ कंटेंट ही काम आता है, ठीक है। तो कंटेंट के ऊपर आपको अच्छे से काम करना है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज इस कंटेंट के साथ आप नहीं करेंगे। क्योंकि बच्चों आज हम जानते हैं कि मात्र 2-3 महीने की तैयारी से हम एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, हमें रेगुलर कंटिन्यू पढ़ाई के साथ जुड़े रहना होगा और हमें डीपली चीजों को पढ़ना होगा। अब हमारे पास इस लॉकडाउन के समय में बहुत अच्छा समय है इन चीजों को डीपली अच्छे तरीके से कवर करने का। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कवर हो चुका है, जल्दी से आप स्नैपशॉट लेंगे। तीसरा क्वेश्चन बच्चों अभी मैं कवर आपको करवाता हूं, जल्दी से लेंगे स्नैपशॉट। चलो आप ले चुके होंगे, तो तीसरा क्वेश्चन जल्दी से आप पढ़ेंगे और जो भी विद्यार्थी इसका आंसर जानता है जल्दी से आप मेरे को आंसर देंगे कमेंट करके। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों आज की क्लास का वो है, किस खिलाड़ी को व्यक्तिगत वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? जल्दी से आप बताएंगे किस खिलाड़ी को व्यक्तिगत वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। तो जो स्टूडेंट नहीं जानता है उसको मैं बता देता हूं बच्चों, उस खिलाड़ी का नाम है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया आप सभी जानते हैं बच्चों कौन से खेल से संबंधित हैं? रेसलर हैं, कुश्ती खेल से ये संबंधित हैं। कुश्ती खेल के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं बजरंग पुनिया, जिनका जन्म हुआ था बच्चों खुंडन गांव में। खुंडन गांव, और खुंडन गांव जो है बच्चों वो कौन से जिले का गांव है? झज्जर जिले का गांव है। तो झज्जर जिले के खुंडन गांव से संबंध है बजरंग पुनिया का। ये जो बजरंग पुनिया है इन्होंने कुश्ती के जो गुर सीखे वो अपने गुरु से सीखे, और उनके जो गुरु हैं बच्चों वो है योगेश्वर दत्त, जो एक खुद बेहतरीन कुश्ती के खिलाड़ी रहे हैं। एक बच्चों ओलंपियन खिलाड़ी हैं योगेश्वर दत्त, जो भैंसवाल कला गांव सोनीपत से संबंध रखते हैं, वो बजरंग पुनिया के गुरु हैं। और हरियाणा में खेलों के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, कौन? योगेश्वर दत्त। तो योगेश्वर दत्त के शिष्य बजरंग पुनिया को ही व्यक्तिगत वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है, ध्यान रखेंगे बच्चों। बजरंग पुनिया के बारे में कुछ और उपलब्धि मैं आपको बता देता हूं। 2019 में इन्हें देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान बच्चों जिसका नाम है पद्मश्री, उससे भी नवाजा गया है। तो 2019 में पद्मश्री से नवाजा गया, ध्यान रखेंगे। पद्मश्री देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न बच्चों, दूसरे नंबर पे जो है वो है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे है पद्म भूषण, चौथे नंबर पे है पद्मश्री। तो 2019 में पद्मश्री से नवाजा गया। 2019 में ही बच्चों खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा सम्मान से भी इन्हें नवाजा गया है। और खेलों के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान आप सभी बच्चे जानते होंगे, राजीव गांधी खेल रत्न है। तो 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न से भी इन्हें नवाजा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न से भी बच्चों इन्हें नवाजा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2015 में बच्चों इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। 2015 में अर्जुन पुरस्कार भी बच्चों इन्हें मिला था, ध्यान रखेंगे। तो ये सारी की सारी बातें बजरंग पुनिया के बारे में ध्यान रखनी है। बजरंग पुनिया के साथ साथ बच्चों भैंसवाल गांव से संबंध रखने वाली पैरा ओलंपिक दीपा मलिक को भी राजीव गांधी खेल रत्न 2019 से नवाजा गया है, ध्यान रखेंगे।
तो सारी की सारी बातें हमने कवर कर ली हैं बजरंग पुनिया के बारे में। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा हुआ कवर। जल्दी से आप लेंगे बच्चों इसका स्नैपशॉट, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करवा रहा हूं। तो स्नैपशॉट आप ले चुके होंगे, तो जल्दी से जो भी स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जानते हैं जल्दी से आप आंसर देंगे। एक जबरदस्त क्वेश्चन है आगामी सभी परीक्षाओं को देखते हुए, और क्वेश्चन है बच्चों, प्रदेश के किस गांव में कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की गई है? जल्दी से आप मेरे को बताएंगे कि प्रदेश के कौन से गांवों के अंदर कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की गई है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं ये होता क्या है कॉमन फैसिलिटी सेंटर। कॉमन फैसिलिटी सेंटर जिसे हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं बच्चों? सुविधा केंद्र भी बोल सकते हैं, सुविधा केंद्र। ठीक है, छोटे उद्योगों को, छोटे उद्योगों के साथ ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर उठाने के उद्देश्य से इस प्रकार के सेंटरों की स्थापना हरियाणा सरकार द्वारा की जा रही है। और बच्चों इसी के चलते प्रदेश के अंदर जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया गया है वो स्थापित किया गया है कागदाना गांव में। कौन से गांव में? कागदाना गांव। कागदाना गांव आपने सुना होगा। कागदाना जो गांव है बच्चों ये कौन से जिले का गांव है? ये सिरसा जिले का गांव है। कौन से जिले का? सिरसा जिले के कागदाना गांव के अंदर ही कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य है छोटे उद्योग स्थापित करके ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को उठाया जा सके। ठीक है, ये जो कागदाना गांव के अंदर उद्घाटन किया गया है बच्चों इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर का, वो उद्घाटन भी आपको ध्यान रखना है। और उद्घाटन किया गया है हरियाणा प्रदेश के छठे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा। किसके द्वारा? दुष्यंत चौटाला द्वारा, जो जेजेपी पार्टी के संस्थापक हैं। इन्हीं के द्वारा बच्चों इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की गई है। ये कागदाना गांव के अंदर एक मेला भी लगता है, बहुत प्रसिद्ध मेला है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, और उस मेले का नाम है बाबा रामदेव जी का मेला। तो बाबा रामदेव जी का मेला अगस्त महीने के अंदर लगता है, और ये बच्चों मेला भी कागदाना गांव में लगता है। ये भी क्वेश्चन आप साथ के साथ याद रखेंगे और इसको आप लिख भी लेंगे। तो जल्दी से आप स्नैपशॉट लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, हरियाणा में राज्य स्तरीय निर्भया अवार्ड से कितनी बेटियों को सम्मानित किया गया है? जल्दी से आप मेरे को बताएंगे। यदि आपने इस क्वेश्चन को सुना है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, 2020 का ही ये क्वेश्चन है हमारा, कि हरियाणा में राज्य स्तरीय निर्भया अवार्ड का आयोजन किया गया बच्चों, और इस अवार्ड के जरिए प्रदेश की कितनी बेटियों को राज्य स्तरीय निर्भया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बच्चों वो है 45 बेटियों को सम्मानित किया गया। ये जो अवार्ड है निर्भया अवार्ड, राज्य स्तरीय निर्भया अवार्ड, यदि आपसे पूछ ले कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन किया गया बच्चों जींद में। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? जींद में किया गया, ध्यान रखेंगे। और इसके जो उद्घाटन किया, या हम बोल सकते हैं इसकी जो मुख्य अतिथि थी, चीफ गेस्ट हम बोल सकते हैं, वो थी बच्चों सोनाली फोगाट। सोनाली फोगाट को सभी जानते होंगे जो टिकटॉक फॉलो करते हैं। सोनाली फोगाट, ठीक है, टिकटॉक स्टार इन्हें बोला जाता है हरियाणा के अंदर। साथ के साथ बच्चों इन्होंने 14वीं विधानसभा में आदमपुर विधानसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट के तौर पे बच्चों इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन कुलदीप बिश्नोई से इन्हें पराजय मिली। तो बीजेपी पार्टी से संबंध रखती हैं सोनाली फोगाट, जिन्होंने बॉलीवुड के कई सीरियल फिल्मों में भी काम किया है। और बच्चों सोनाली फोगाट इस राज्य स्तरीय निर्भया अवार्ड के अंदर चीफ गेस्ट के तौर पे गई थी, ध्यान रखेंगे। तो इसका आयोजन भी आपसे पूछा जा सकता है, मुख्य अतिथि भी आप ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये नंबर की कितनी बेटियों को सम्मानित किया गया? 45 यानी कि 45 बेटियों को सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से? निर्भया अवार्ड से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 38वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी का आयोजन प्रदेश के किस शहर में किया गया? जल्दी से मेरे को बताएंगे कि 38वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया गया? ध्यान रखेंगे। तो फरवरी महीने में बच्चों इसका आयोजन किया गया है, 38वीं अखिल भारतीय घुड़सवारी का। और जल्दी से आप बताएंगे यदि आप जानते हैं इसका आंसर कि ये कौन से शहर में प्रतियोगिता खेली गई है। यदि नहीं पता है तो मैं बता देता हूं आपको। इसका जो आयोजन हुआ है बच्चों वो हुआ बोंडसी गांव में। और बोंडसी कहां का? गुरुग्राम जिले का हिस्सा है, ध्यान रखेंगे। जहां पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है बच्चों, तो बड़े पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा में 3 है, जिसके अंदर हम बात करें बच्चों मधुबन, दूसरे नंबर पे सुनारिया और तीसरे नंबर पे है बोंडसी। तो इसी बोंडसी जो गुरुग्राम का हिस्सा है, यहीं पर 38वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी का आयोजन किया गया। और बच्चों इसका जो उद्घाटन किया वो भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रतियोगिता का जो उद्घाटन किया है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जो साथ थे वो थे हरियाणा के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और हरियाणा के जो डीजीपी हैं बच्चों वो आप सभी जानते होंगे, मनोज यादव। ठीक है, तो हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में साथ थे। ठीक है, साथ के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो बोंडसी गुरुग्राम में इसका आयोजन किया गया है इस प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा में दूसरी बार किया गया है बच्चों। सबसे पहले इस प्रतियोगिता का जो प्रथम आयोजन था हरियाणा में प्रथम आयोजन वो 2009 में किया गया था, 2009 में। और 2009 में जो प्रथम आयोजन किया गया था बच्चों वो किया गया था कहां? तो वो किया गया था मधुबन में। मधुबन कहां का हिस्सा है बच्चों? करनाल का हिस्सा है। तो मधुबन से कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है मधुबन, आप सभी जानते हैं। फोरेंसिक साइंस लैब हरियाणा के अंदर कहां स्थित है? मधुबन के अंदर है। 5 पीरों की मजार कहां है? मधुबन के अंदर है। मधुबन कौन से नेशनल हाईवे पे स्थित है? नेशनल हाईवे 44 का हिस्सा है। तो सारी की सारी बातें आपको बच्चों ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मधुबन के अंदर अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी का हरियाणा में पहली बार आयोजन हुआ था। दूसरी बार आयोजन इस प्रतियोगिता का हरियाणा के अंदर बच्चों अब की बार 2020 में बोंडसी गुरुग्राम में हुआ, जिसका उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर ने और साथ में थे डीजीपी मनोज यादव। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि 38वीं अखिल भारतीय घुड़सवारी जो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है बोंडसी के अंदर, इस प्रतियोगिता में कितनी टीमों ने भाग लिया ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रतियोगिता में बच्चों 16 टीमों ने भाग लिया था। कितने टीमों ने? 16 टीमों ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सारे की सारी बातें हम कवर कर चुके हैं। यदि इस प्रतियोगिता के समापन की हमें बात करनी हो तो समापन समारोह पर जो चीफ गेस्ट थे, समापन समारोह के मुख्य अतिथि वो थे बच्चों कौन? वो थे दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा। ठीक है, उचाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। 14वीं विधानसभा में जेजेपी पार्टी के संस्थापक है और 14वीं विधानसभा में जेजेपी ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ते ही बच्चों 10 हम बात कर सकते हैं 10 सीटों के साथ उन्होंने सरकार में भागीदारी निभाई। ठीक है, तो जल्दी से आप स्नैपशॉट लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास में मजा आ रहा होगा बच्चों। साथ के साथ आप शेयर भी करते रहें, लाइक का भी बटन दबाते रहें और उसके बाद आप जितने भी टेलीग्राम, फेसबुक, ठीक है, व्हाट्सएप जहां भी यूज करते हैं इस वीडियो के लिंक को जरूर पोस्ट करते रहिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 को किस वर्ष रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? जल्दी से मेरे को बताएंगे कि ये जो वर्ष चल रहा है 2020, ठीक है,
इस वर्ष को हरियाणा सरकार ने किस रूप में मनाए जाने का संकल्प या निर्णय लिया है? तो बच्चों 2020 का जो वर्ष रहेगा ये हरियाणा सरकार मनाने जा रही है सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में। सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में ध्यान रखेंगे। तो सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में बच्चों प्रदेश सरकार वर्ष 2020 को मनाने जा रही है। और ये जो घोषणा की कि हम इस वर्ष को इस वर्ष के रूप में मनाएंगे, ये घोषणा की थी 26 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा फहराने आए हुए थे, कौन से शहर में? जींद में। जींद के कौन से स्टेडियम में? एकलव्य स्टेडियम में। तो एकलव्य स्टेडियम भी आपसे पेपर में पूछा जा चुका है, कहाँ है? जींद में। एकलव्य मंदिर भी आपसे पूछा जा चुका है, खांडसा गांव गुरुग्राम में। तो वो मंदिर है, ये बच्चों स्टेडियम है, ठीक है। तो यही जींद के एकलव्य स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के दिन मुख्यमंत्री जब तिरंगा फहराने आए थे तो उसी समय घोषणा की गई थी कि वर्ष 2020 को हम सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मना के चलेंगे। इस साल हम बहुत अच्छा शासन लोगों के ऊपर करके दिखाएंगे। सुशासन का मतलब है अच्छे तरीके से शासन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी माह में सूरजकुंड मेले का अब की बार कौन सा आयोजन किया गया? आप सभी जानते हैं सूरजकुंड मेले को। सूरजकुंड बच्चों एक दिल्ली के साथ लगता हरियाणा का फरीदाबाद जिले का इलाका है, जहां हर वर्ष एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसे सूरजकुंड मेला बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला बोला जाता है, शिल्पकारों का कुंभ भी इसे कहा जाता है। और इस मेले का आयोजन फरवरी महीने में आप सभी जानते हैं किया जाता है। तो फरवरी बच्चों 2020 में जा चुकी है, तो अब की बार भी इसका आयोजन किया गया होगा। तो अब की बार जो इसका आयोजन किया गया है वो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से नंबर का आयोजन रहा वर्ष 2020 में। तो जल्दी से आप फास्टली आंसर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट इसका आंसर जानते होंगे। जल्दी से बताएंगे। तो बच्चों फरवरी महीने के अंदर सूरजकुंड मेले का जो आयोजन किया गया वो 34वां आयोजन था। कौन सा आयोजन था? 34वां। तो आपको ध्यान रखना है 34वां सूरजकुंड मेला था। 34वां सूरजकुंड मेला था, ध्यान रखेंगे। ये जो सूरजकुंड मेला है इसे बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, शिल्पकारों का मेला भी बोला जाता है, शिल्पकारों का कुंभ या शिल्पकारों का मेला भी बोला जाता है। बच्चों इसका जो प्रथम आयोजन है वो 1987 में हुआ था और 1987 से ये हर वर्ष फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। तो 2020 के अंदर बच्चों इसका जो संस्करण था वो 34वां संस्करण था। 34वें मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले के अंदर आप सभी जानते हैं कि थीम राज्य भी बुलाया जाता है और इसमें थीम राज्य की जो शुरुआत हुई थी बच्चों सबसे पहले वो हुई थी 1989 से 1989 से। थीम राज्य का मतलब क्या है कि एक राज्य को इस मेले के अंदर बच्चों इनविटेशन दिया जाता है और इस मेले के अंदर इनविटेशन देके बोला जाता है कि आप अपने कल्चरल एक्टिविटी को यहाँ प्रदर्शित करेंगे। तो थीम राज्य की जो शुरुआत हुई वो 1989 से हुई। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर प्रथम थीम राज्य कौन सा था तो आप सभी बताएंगे कि प्रथम थीम राज्य था राजस्थान। तो सबसे पहले किसको इनविटेशन मिला था इसके अंदर आने का? राजस्थान को। उसके बाद बच्चों थीम देश की भी शुरुआत हुई। थीम देश की शुरुआत और थीम देश की जो शुरुआत हुई बच्चों वो 2012 से हुई और जो प्रथम थीम देश था वो था बच्चों थाईलैंड। कौन सा था? थाईलैंड। लेकिन बच्चों थाईलैंड से पहले एक और देश इसके अंदर भाग ले चुका था जिसका नाम है इजिप्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें भाग लेने वाला प्रथम बाहरी देश वो थीम नहीं था बच्चों, बाहरी देश था। थीम का मतलब होता है इनविटेशन, ध्यान रखेंगे। तो बच्चों जो प्रथम बाहरी देश इजिप्ट था ये 2009 में आया था। इजिप्ट जिसे हम मिस्र बोलते हैं
2009 में ये इस मेले में आया था, लेकिन इसको इनविटेशन नहीं दिया गया था। ध्यान रखेंगे, इसी देश की कल्चरल एक्टिविटी, इसी देश के योगदान को देखते हुए यहाँ की अधिकारियों ने निर्णय लिया था कि भविष्य में हम राज्य की जगह, राज्य के साथ साथ हम एक देश को भी यहाँ इनविटेशन देके बुलाया करेंगे। तो बच्चों, इस देश के हालचाल ढंग को देखते हुए थीम देश की शुरुआत की गई थी 2012 से। ध्यान रखेंगे ना, एक तो थीम देश होता है, एक बाहरी देश होता है, दोनों में अंतर होता है। जैसे आप किसी शादी में जाते हो खाना खाने के लिए, तो बच्चों यदि एक आपका इनविटेशन दिया हो और बिना इनविटेशन के यदि आपका दोस्त आपके साथ जा रहा है, ध्यान रखेंगे, तो आपका दोस्त बाहरी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, लेकिन आपको इनविटेशन मिला है, आप बाहरी नहीं हो सकते हैं, आप क्या होंगे, थीम होंगे। ध्यान रखेंगे ना, खाना दोनों खा के आएंगे, लेकिन दोनों बातों में क्या है, अंतर है। जब आपसे पूछे कि प्रथम थीम देश कौन था, थाईलैंड, और इस मेले में भाग लेने वाला पहला बाहरी देश कौन सा था, आप बोलेंगे इजिप्ट था, मिस्र था, और ये बच्चों आया था 2009 में, ये 2012 में। ये जो 34वां मेला है बच्चों, इस 34वें मेले का जो आयोजन हुआ, ये आयोजन में थीम देश जो रहा, 34वें मेले में थीम देश आपको ध्यान रखना है कौन, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी है बच्चों ताशकंद, जहां लाल बहादुर शास्त्री की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, कुछ लोग हत्या बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, तो 34वें मेले में थीम देश रहा उज्बेकिस्तान, लेकिन जो थीम राज्य है वो रहा है बच्चों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश दूसरी बार इस मेले के अंदर थीम राज्य के रूप में आया है। तो इससे पहले हिमाचल प्रदेश थीम राज्य के रूप में इसमें भाग ले चुका था। 2020 के अंदर भी हिमाचल प्रदेश को बच्चों इसके अंदर थीम राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ, और ये दूसरी बार थीम राज्य इस मेले में बना है, ठीक है। और हम बात करें तो बच्चों, इस 34वें सूरजकुंड मेले के अंदर यदि मैं आपसे पूछूं कि कितने देशों के लोगों ने भाग लिया, तो आपको ध्यान रखना है 26 देशों के कलाकारों ने इसमें भाग लिया है। 26 देशों के कलाकारों ने बच्चों इसके अंदर क्या लिया है, भाग लिया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपना बनेगा, ध्यान रखेंगे। यूनाइटेड किंगडम, यूके ने पहली बार बच्चों अपने कलाकारों को इस मेले में भेजा है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड किंगडम ने पहली बार अपने कलाकारों को इस मेले में भेजने का काम किया है। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं सूरजकुंड मेले से, और बहुत सारी बातें हैं, एक एक देश, एक एक राज्य के बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। आगे वाली क्लासेस के अंदर मैं आपको और डीपली इसके बारे में बता के चलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरियाणवी को वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। तो जल्दी से एक बार स्नैपशॉट लेंगे आप, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। किस हरियाणवी को वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। तो उम्मीद करता हूं आप स्नैपशॉट ले चुके होंगे। नेक्स्ट है बच्चों, किस हरियाणवी को वर्ष 2020 में पद्मश्री, पद्मश्री आप सभी जानते हैं देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री। और किस हरियाणवी को मिला है, तो उस लड़की का नाम है बच्चों रानी रामपाल। रानी रामपाल, ठीक है। रानी रामपाल कौन है, भारत की राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है बच्चों। इनका जो जन्म हुआ, या हम बोल सकते हैं रानी रामपाल का जो संबंध है वो हरियाणा के शाहबाद से है। शाहबाद जो नेशनल हाईवे 44 पे ही आता है बच्चों, शाहबाद कुरुक्षेत्र का हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शाहबाद को ही बोला जाता है हॉकी का गढ़, क्योंकि बहुत सारे हॉकी के खिलाड़ी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के इस शाहबाद क्षेत्र ने दिए हैं। चाहे हम बात करें भूतपूर्व राष्ट्रीय महिला भारतीय टीम की कैप्टन रही रितु रानी, प्रेजेंट में जो कैप्टन है वो भी शाहबाद से हैं। या हम बात करें बच्चों संदीप सिंह, जो प्रेजेंट के अंदर राज्य खेल मंत्री हरियाणा सरकार हैं, पेहोवा से विधायक चुने गए हैं, वो भी शाहबाद से ही आते हैं। उनके जीवन के ऊपर एक फिल्म भी बनी है, वो भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि संदीप सिंह जिसे
फ्लिकर के नाम से भारत के अंदर जाना जाता है, फ्लिकर के नाम से उन्हें प्रसिद्धि मिलती है। बच्चों, उनके ऊपर कौन सी फिल्म बनी है? तो उस फिल्म का नाम भी आपको ध्यान रखना है, उस फिल्म का नाम है सुरमा। क्या है? सुरमा। ठीक है, तो पद्मश्री रानी रामपाल को मिला है, और रानी रामपाल को पद्मश्री के साथ साथ वर्ल्ड एथलीट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, रानी रामपाल को वर्ल्ड एथलीट प्लेयर ऑफ ईयर 2019 का खिताब भी दिया गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वर्ल्ड की प्रथम हॉकी खिलाड़ी है जिन्हें बच्चों इस पुरस्कार से नवाजा गया है। ध्यान रखेंगे, ये पुरस्कार है वर्ल्ड एथलीट प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के इस खिताब से शाहाबाद की रहने वाली रानी रामपाल को नवाजा गया है, और ये दुनिया की पहली ऐसी हॉकी खिलाड़ी है जिसे इस पुरस्कार से नवाजा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा ही पूछेगा। रानी रामपाल के बारे में कई क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, तो बच्चों इसके खाते में ये 2 नए क्वेश्चन भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको स्नैपशॉट लेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में हरियाणा के किन बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया? यदि आप उन बच्चों के नाम जानते हैं जिन्हें बच्चों 2020 में बाल शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है, तो जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चों के नाम मेरे को बता के चलेंगे। और यदि जिनको ना पता हो तो चिंता नहीं करनी है बच्चों, अभी मैं आपको बता के चलता हूं इस पुरस्कार के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो हाल ही में हरियाणा के बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है, उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस पुरस्कार की। ये बाल शक्ति पुरस्कार दिया किसे जाता है? बाल शक्ति पुरस्कार, जिसका दूसरा नाम है बच्चों प्रधानमंत्री, इसका दूसरा नाम या इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार है। ये जो पुरस्कार हैं ये राष्ट्रपति के हाथों दिलवाए जाते हैं, और राष्ट्रपति के हाथों जो ये दिलवाए जाते हैं पुरस्कार, इन पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले बच्चों 1996 में हुई थी। 1996 में इन पुरस्कारों की जो शुरुआत की थी वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इन पुरस्कारों की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं बच्चों, ये दिए जाते हैं 5 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को। ये भी आपको ध्यान रखना है। 5 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ये प्रतिवर्ष पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों की जो प्रोत्साहन राशि होती है वो होती है बच्चों 1 लाख रुपए। ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये राष्ट्रपति के हाथों दिलवाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब की बार जो राष्ट्रपति के हाथों बाल शक्ति पुरस्कार मिले बच्चों, वो भारत के कुल 49 बच्चों को दिए गए, और उन 49 बच्चों में से बच्चों हरियाणा से भी कुछ बच्चे थे जिन्हें इन पुरस्कारों से नवाजा गया है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है। तो प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं हमारे रामनाथ कोविंद, जो देश के पहले नागरिक हैं। और बच्चों रामनाथ कोविंद से मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि जो 34वां सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किया गया था वो उद्घाटन रामनाथ कोविंद के द्वारा ही किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो 14वें जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, तो रामनाथ कोविंद के हाथों हरियाणा के जिन बच्चों को ये पुरस्कार मिला है उन बच्चों के बारे में मैं आपको बता के चल रहा हूं। हरियाणा के वो बच्चे जिन्हें बाल शक्ति पुरस्कार
मिला। ये जो बाल शक्ति पुरस्कार है बच्चों, ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 6 क्षेत्रों में हम बात करें तो उन 6 क्षेत्रों में एक क्षेत्र है। तो 1 मिनट मेरे को समय देंगे, तब तक मैं थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल लेता हूं बच्चों। तो तब तक आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे यदि आप उन बच्चों के नाम जानते हैं तो। यदि आप उन बच्चों के नाम जानते हैं तो जल्दी से आप कमेंट करके मेरे को उन बच्चों के नाम बताएंगे। तब तक मैं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब तो कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों इंक डालने का प्रयास मैं कर रहा हूं। चलो, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन पुरस्कार की। ये जो पुरस्कार है बच्चों, वो कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में। इन 6 क्षेत्रों में हम बात करेंगे तो एक क्षेत्र है बच्चों बहादुरी का। ठीक है, जो बच्चा 5 से 18 वर्ष तक की आयु में बहादुरी का काम करेगा तो उन्हें ये पुरस्कार दिए जा सकते हैं। तो एक क्षेत्र आपको ध्यान रखना है ब्रेवरी यानी कि बहादुरी का। दूसरा है बच्चों सामाजिक कार्यों के लिए, सोशल वर्क के लिए भी बच्चों ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तीसरा जो है स्कूली स्तर पर अविश्वसनीय प्रतिभा का यदि वो बच्चा प्रदर्शन करता है तो उसके ऊपर भी बच्चों इन्हें बाल शक्ति पुरस्कार के लिए चयनित किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। 5वें नंबर पे जो है बच्चों वो है खेलकूद। और छठा है बच्चों इनोवेशन के लिए, इनोवेशन के क्षेत्र में। तो इन 6 क्षेत्रों के अंदर बच्चों ये बाल शक्ति पुरस्कार, जिसे हम प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार बोल रहे हैं, 1996 में शुरुआत हुई थी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत 49 बच्चों को जो पूरे भारत में ये पुरस्कार मिला, उन 49 में से कुछ हरियाणा से भी थे। तो हरियाणा के अंदर बच्चों बहादुरी की कैटेगरी में जिन्हें पुरस्कार मिला उनका नाम है ईशान शर्मा। ईशान शर्मा। और ईशान शर्मा का जो संबंध है बच्चों वो है यमुनानगर से, यमुनानगर से। ठीक है, 15 वर्षीय ये ईशान शर्मा, इसने बहादुरी का काम किया था कि रूस की एक महिला जिसे बच्चों धोखे से यमुनानगर के एक लड़के ने शादी का जासा देकर अपने हरियाणा के यमुनानगर में बुलाया, उसके बाद उसके सारे के सारे पैसे उसके साथ बच्चों ठगी की। तो ठगी करने के बाद जब वो रूसी महिला बेचारी सड़कों के ऊपर घूम रही थी तो इस 15 साल के लड़के ईशान शर्मा ने उसको देखा और ईशान शर्मा ने उस रूसी महिला को अपने साथ लेकर घर पे जाने का काम किया। उसे अपने घर पे ले जाके बच्चों पुलिस को सूचना दी और पुलिस को सूचना देने के बाद उस महिला को सकुशल उसके देश लौटाया गया और जिसने उसके साथ ठगी की थी उसको बच्चों जेल के अंदर पहुंचाया गया। ध्यान रखेंगे। तो 15 साल के इस ईशान शर्मा ने एक रूसी महिला की सहायता के लिए ब्रेवरी की कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों इनोवेशन के अंदर। इनोवेशन में बच्चों हरियाणा से रहे प्रीतोष दहिया। प्रीतोष दहिया को इनोवेशन की कैटेगरी में यह पुरस्कार मिला और प्रीतोष दहिया का संबंध है बच्चों सोनीपत से। इन्होंने क्या किया? इनोवेशन का मतलब है खोज। ठीक है बच्चों, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया 2017 में। सॉफ्टवेयर जो बच्चों को गलत साइटों से दूर रखता है। ध्यान रखेंगे। तो आप सभी जानते हैं जो इंटरनेट यूज करते होंगे तो बच्चों के लिए कुछ हानिकारक चीजें होती हैं। ठीक है, बच्चे वहां तक ना पहुंच सके, इसके लिए इस प्रीतोष दहिया ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया 2017 में जो उन बच्चों को इन गलत साइटों से दूर रखेगा। तो इस जबरदस्त इनोवेशन के लिए बच्चों प्रीतोष दहिया को ये राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, हम बोल रहे हैं बाल शक्ति पुरस्कार से, राष्ट्रपति के हाथों नवाजा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों खेल की। ठीक है, खेल में खुशी हुड्डा, एक नेहा और एक पृथु गुप्ता।
पृथु गुप्ता, इन्हें पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ हम बात करें सामाजिक कार्य के लिए, तो सामाजिक कार्य के लिए गुरुग्राम की एक लड़की जिसका नाम है शौर्य सिन्हा, इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। ध्यान रखेंगे। तो ये हरियाणा के वो बच्चे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जिन्हें प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है। और बच्चों, ये जितने भी प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार के विजेता बच्चे होते हैं, इन्हें 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र परेड में भी मौका मिलता है। ध्यान रखेंगे। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा से जितने भी मैंने आपको ये बच्चे बताए हैं, जिनमें परितोष दहिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, ईशान शर्मा मोस्ट इंपोर्टेंट है, शौर्य सिन्हा इंपोर्टेंट है, और साथ ही साथ बच्चों खेल क्षेत्र से भी आप इनके नाम ध्यान रख लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आज की कक्षा का लास्ट क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं। आज की कक्षा का जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। कल्पना चावला स्मृति दिवस कब मनाया गया? कल्पना चावला स्मृति दिवस कब मनाया गया? आप सभी जानते हैं कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई। तो कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को। कल्पना चावला के बारे में सारी की सारी बातें मैं आपको बता देता हूं। कल्पना चावला का जो जन्म है बच्चों, जन्म वो यदि आपको ध्यान रखना है तो जन्म हुआ था बच्चों 1 जुलाई 1961 को करनाल में। कई जगह बच्चों इसका जन्म 17 मार्च 1962 भी रहेगा, ठीक है, लेकिन 17 मार्च 1962 आपको गूगल के ऊपर लिखोगे तो आएगा, लेकिन इसका जो एक्यूरेट बर्थ डेट है, बर्थ ईयर है बच्चों, वो है 1 जुलाई 1961, ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई बच्चों, वो हुई थी 1-2-3 का मतलब है 1 फरवरी 2003 को। बचपन का जो नाम है बच्चों, बचपन का नाम मोन्टू है, ध्यान रखेंगे। बचपन में घर वाले इन्हें क्या बोलते थे? मोन्टू के नाम से पुकारते थे। और बच्चों, ये जो मोन्टू है, जिन्हें आज हम कल्पना चावला के रूप में जानते हैं, ये भारत की प्रथम अंतरिक्ष महिला भी हैं। भारत की प्रथम अंतरिक्ष महिला यात्री। बच्चों, अंतरिक्ष में पहली बार उड़ान भरने के कारण, ठीक है, इन्हें बोला जाता है स्पेस क्वीन, या हिंदी में हम बोल सकते हैं अंतरिक्ष की रानी। इनका नासा में जो चयन हुआ बच्चों, वो 1994 में हुआ। 2 बार इन्होंने अंतरिक्ष की उड़ान भरी। पहली बार जो उड़ान भरी थी बच्चों, वो 1997 में भरी थी। दूसरी बार जो उड़ान भरी थी वो 2003 में भरी थी, ठीक है। दोनों बार जो ये यान से उड़ान भरी गई थी, उस यान का नाम भी आपको ध्यान रखना है, और उस यान का नाम है कोलंबिया। कोलंबिया यान, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भी है करनाल के अंदर। कल्पना चावला तारा मंडल है बच्चों थानेसर के अंदर, जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी, और मुख्यमंत्री उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तो आज की जो हमारी क्लास है, हमने क्वेश्चन जरूर 10-11 आपको बोर्ड पे नजर आए होंगे, लेकिन मैं बच्चों कम से कम आपको 60 से 70 क्वेश्चन कवर करवा चुका हूं। आपको इसी तरीके से डीपली लेके इस स्टडी को करना है, तब जाके हम बच्चों इजिली अपने एग्जाम और अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा क्लास में। तो आप भी सहयोग कीजिए, साथ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे दिखाई देने वाला बेल आइकन भी आप प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मेरे द्वारा यहाँ क्लास ली जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी बच्चों को मिलता रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कल फिर हाजिर होंगे इसी जोश ऊर्जा के साथ।